1947 में अमेरिकन एयरफोर्स पायलट चक यीगर दुनिया में साउंड बैरियर को तोड़ने वाला पहला पायलट बन गया। In 1947, the aviator with the right stuff, Chuck Yeager, hopped aboard his X-1 and with a giant boom broke the sound barrier. ये रिकॉर्ड इसने एक रॉकेट पावर्ड जहाज पे सेट किया जिसने पहली दफा माक 1 या 1235 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच किया और दुनिया को हैरान कर दिया। ये देख के बहुत सी कमर्शियल एविएशन कंपनीज का तेज जहाजों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और बातें होने लगी कि कैसे अपने पैसेंजर्स को माक 1 की स्पीड से ट्रैवल कराया जाए। 1950s में यूके गवर्नमेंट की रॉयल एयरक्राफ्ट एस्टैब्लिशमेंट ने एक बहुत मशहूर एरोस्पेस इंजीनियर मॉरियन मॉर्गन को सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने को कहा। मॉरियन मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुपरसोनिक स्पीड्स की ड्रैग फोर्स को काउंटर करने के लिए जहाज का विंग स्पैन छोटा रखना होगा, लेकिन छोटे विंग स्पैन का मतलब है कि लो स्पीड्स पे जहाज को लिफ्ट करना एक बहुत मुश्किल काम था, जिसकी वजह से आपको एक बहुत लंबी रनवे चाहिए थी और लैंडिंग स्पीड भी बहुत तेज रखनी होगी, जो कि काफी डेंजरस काम था। इन सब इश्यूज की वजह से मॉरियन मॉर्गन ने ये पूरा सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही अर्से बाद कुछ और एक्सपर्ट्स ने रिपोर्ट शाया की और बताया कि अगर जहाज के विंग स्पैन को एक ट्रायंगल की शेप दे दी जाए तो मॉरियन मॉर्गन के बताए गए सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं और इस ट्रायंगल शेप के डिजाइन को स्लेंडर डेल्टा का नाम दिया गया। जब यह डिजाइन मॉरियन मॉर्गन को प्रेजेंट किया गया तो उसने सुनते ही कहा, नथिंग कैन स्टॉप सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट नाउ। 1956 में यूके गवर्नमेंट ने मॉरियन मॉर्गन को एक और टास्क दिया और कहा कि यार एक ग्रुप बनाओ जिसका ऑब्जेक्टिव होगा एक प्रैक्टिकल एसएसटी डिजाइन तैयार करें और इस प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल पार्टनर्स तलाश करें। इस ग्रुप ने अपनी तजावीज दी और कहा कि दो तरह के डिजाइन हो सकते हैं, एक शॉर्ट रेंज और एक लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज में 100 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होनी थी और लॉन्ग रेंज में 150 पैसेंजर्स। मॉरियन मॉर्गन ने यूके गवर्नमेंट को यह बताया कि जो करना है जल्दी करना है, क्योंकि अमेरिका भी अपने एसएसटी डिजाइन्स पर काम कर रहा है और ये बहुत जरूरी है कि हम अमेरिका से पहले इस मार्केट को कैप्चर कर लें। अच्छा, अब इस दौरान फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी अपने एसएसटी डिजाइन के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू कर दिया हुआ था और फ्रेंच गवर्नमेंट ने 3 फ्रेंच कंपनीज को यह टास्क दिया हुआ था, सुड एविएशन, नॉर्ड एविएशन और डसॉल्ट। इनमें से फ्रेंच गवर्नमेंट ने सुड एविएशन का डिजाइन अप्रूव कर दिया और इसके डायरेक्टर को यूके भेजा कि एक पार्टनरशिप डिस्कस की जाए। सुड एविएशन का डिजाइन देख के यूके गवर्नमेंट बिल्कुल दंग रह गई, क्योंकि ये डिजाइन ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिजाइन का बिल्कुल छापा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान तो यह था कि इन डिजाइन्स को टॉप सीक्रेट रखना है, लेकिन पता चला कि कुछ ब्रिटिश पॉलिटिशियंस ने फ्रांस से कुछ पॉलिटिकल फेवर्स लेने के चक्कर में उनको ये डिजाइन्स लीक कर दिए। अब यूके गवर्नमेंट को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाद में दोनों गवर्नमेंट्स ने, फ्रांस और ब्रिटेन ने यह फैसला किया कि अगर अमेरिका को इस रेस में हराना है तो पार्टनरशिप जरूरी है। इस पार्टनरशिप के बाद जो भी डिजाइन फाइनल हुआ उसे यूके पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। यूके पार्लियामेंट ने देखते ही पूरा डिजाइन, पूरा प्लान रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इसकी टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और किसी को इसकी फाइनेंशियल फीजिबिलिटी की समझ नहीं आ रही। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिर मुसीबत पड़ गई, लेकिन फ्रांस ने एक और गेम खेली। यहाँ फ्रांस ने यूके गवर्नमेंट को एक और ऑफर दी, क्योंकि उस वक्त यूके बहुत जोर लगा रहा था कि वो किसी तरह यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का हिस्सा बन जाए। फ्रांस ने यूके को कहा कि अगर वो ये पार्लियामेंट से प्लान अप्रूव करवा दे तो फ्रांस अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके यूके को इस कमेटी का हिस्सा बनवा सकता है। और इस तरह यूके और फ्रांस की पार्टनरशिप ऑफिशियल हो गई और एक सुपरसोनिक जहाज का प्लान आगे बढ़ने लगा। 1963 में फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दुनिया को पहली दफा बताया कि यूके और फ्रांस एक सुपरसोनिक जहाज बनाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कॉन्कॉर्ड। 1968 में कॉन्कॉर्ड का पहला एडवर्टाइजमेंट आया और बताया गया कि 1980 तक इस जहाज की मार्केट 350 एयरक्राफ्ट की हो जाएगी और अमेरिका को इस रेस में कॉन्कॉर्ड हरा चुका है। शुरू में तो कॉन्कॉर्ड में काफी एयरलाइंस ने इंटरेस्ट शो किया, जिसमें पैन एम, पैन एयर ब्राजील, लुफ्तांसा, अमेरिकन एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, ईरान एयर, ये सब शामिल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कॉन्कॉर्ड में ये इंटरेस्ट कम होता गया। एक तो 1973 में ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई, उसके बाद 1974 में ऑयल क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से कमर्शियल एविएशन कंपनीज का लो फ्यूल कंजम्पशन पे फोकस बढ़ गया। पैसेंजर माइल्स पर गैलन एविएशन इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस रखता है और कॉन्कॉर्ड का पैसेंजर माइल्स पर गैलन की फिगर वाज हॉरिबल। एक और इश्यू ये हुआ कि रशिया ने जो अपना सुपरसोनिक का जहाज तैयार किया था वो अपनी अनवेलिंग पे पेरिस शो में क्रैश कर गया और लोग सुपरसोनिक स्पीड से वैसे ही डर गए।
एंड में तकरीबन सभी एयरलाइंस ने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए और 2 ही एयरलाइंस ने अपने ऑर्डर्स फुलफिल किए और वो थी एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज। फाइनली 21 जनवरी 1976 को कॉन्कॉर्ड अपनी पहली फ्लाइट 100 पैसेंजर्स और 6 कैबिन क्रू को लेकर लंदन हीथ्रो से बहरेन के लिए उड़ा और दुनिया ने पहली दफा एक पैसेंजर जहाज को माक 1 की स्पीड से उड़ते देखा। अपनी पहली फ्लाइट से कॉन्कॉर्ड ने एक दफा तो दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि ये स्पीड्स पहले दुनिया ने देखी नहीं हुई थी। लेकिन ये खुशी जरा शॉर्ट टर्म थी। अमेरिका ने तो फौरन ही कॉन्कॉर्ड फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया और कहा कि इसका शोर बहुत ज्यादा है और हमारे सिटीजन्स डिस्टर्ब होते हैं। बड़ी सियासत खेल के यूके गवर्नमेंट ने ये बैन हटवाया, लेकिन खुद ही फिर फ्लाइट्स बंद कर दी क्योंकि डिमांड ही नहीं थी। इसी तरह सिंगापुर एयरलाइंस ने भी 3 कॉन्कॉर्ड जहाज लीज पे लिए, लेकिन वो फ्लाइट्स भी बंद करनी पड़ी क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारी एयर स्पेस से ना गुजरो, इसका शोर बहुत ज्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यही कहा कि अगर हमारी एयर स्पेस में एंटर होना है तो बहुत तमीज से होना है, वरना नहीं होना। तो वो भी बात ना बन सकी। अब इन सारे इश्यूज को अगर हम साइड पर रखें तो कुछ कसूर कॉन्कॉर्ड की पोजीशनिंग और मार्केटिंग का भी था। अब कॉन्कॉर्ड की टिकट्स महंगी तो थी। 97 में न्यूयॉर्क से लंदन की कॉन्कॉर्ड की टिकट प्राइस आज के तकरीबन $8,000 के बराबर थी, जो कि उस वक्त चीपेस्ट अवेलेबल ऑप्शन के कुछ 30 गुना ज्यादा थे। लेकिन अगर हम कॉन्कॉर्ड की टिकट प्राइस को एक नॉर्मल सबसोनिक जहाज के फर्स्ट क्लास की टिकट प्राइस से कंपेयर करें तो ये डिफरेंस सिर्फ 10% का था। अब 10% ज्यादा महंगी और फ्लाइट ड्यूरेशन तकरीबन आधी। दिस वाज नॉट अ बैड डील एट ऑल। ये बात जब एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज को समझ आई तो उन्होंने अपनी पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और पोजीशनिंग को चेंज कर दिया और कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट्स को काफी अरसा प्रॉफिटेबली भी ऑपरेट किया और चार्टर्ड फ्लाइट का बिजनेस भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू कॉन्कॉर्ड के लिए बन चुका था। और लग रहा था जैसे इस नई पोजीशनिंग से, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, इस नए बिजनेस से कॉन्कॉर्ड आखिरकार कामयाब हो ही जाए। लेकिन फिर वो हो गया जिसका सबको डर था। 25 जुलाई सन 2000 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 जो कि कॉन्कॉर्ड जहाज के थ्रू पेरिस से न्यूयॉर्क जा रही थी, टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गई और इसमें मौजूद तमाम 109 पैसेंजर्स और क्रू मारे गए। यह बात बताना बहुत जरूरी है कि अपनी 27 साल लाइफ में कॉन्कॉर्ड जहाज का सिर्फ एक क्रैश हुआ है और वो ये फ्लाइट थी। लेकिन सैडली ये एक भी बहुत थी। इस क्रैश के बाद जो भी कॉन्कॉर्ड प्रोजेक्ट का वो भी बचा कुचा रह गया था, सब खत्म हो गया। फाइनली 10 अप्रैल 2003 को ब्रिटिश एयरवेज और एयर फ्रांस ने यह इकट्ठे अनाउंस किया कि वो अपने तमाम कॉन्कॉर्ड जहाजों को रिटायर कर रहे हैं। अब कॉन्कॉर्ड प्रोजेक्ट एक कमर्शियली कामयाब प्रोजेक्ट तो ना बन सका, लेकिन इस जहाज ने दुनिया को बहुत से रिकॉर्ड सेट करके दिखाए, जैसे कि 300 माइल्स पर आवर की टेक ऑफ स्पीड, 1350 माइल्स पर आवर की क्रूजिंग स्पीड, जिसका मतलब है ट्वाइस द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद लंदन से न्यूयॉर्क का सफर 8 घंटों से 3 घंटों पे लाके दिखाया। पूरी दुनिया का चक्कर 29 आवर्स में करके दिखाया। ये सब कॉन्कॉर्ड जहाज ने करके दिखाया और हम ये बहुत सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि कॉन्कॉर्ड रहे ना रहे, ये रिकॉर्ड्स अब काफी अरसे तक इस जहाज के पास ही रहेंगे।